हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम देखिए जैक के द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी किया गया है उसके मैथ्स के ऑब्जेक्टिव सवालों को सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैथ्स के ऑब्जेक्टिव सवालों को ऑब्जेक्टिव, ठीक है, जो कि 40 यानी 40 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, तो ये पार्ट 1 वीडियो होने वाला है। पार्ट 2 में फिर और भी सॉल्व करेंगे। तो पार्ट 1 में चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिए 140 है, 140 है। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ जीरो की बात करें तो 1 0 है, इसका मतलब इसमें 1 2 और 1 5 का जोड़ा तो होगा ही होगा, निश्चित होगा। जितना जीरो रहे उतना 2 और 5 हमको मिलेगा। जैसे हम बोलेंगे 00 किसी की संख्या के लास्ट में है, इसका मतलब उसमें 2 को 2 और 5 आएगा ही आएगा, निश्चित। ठीक है, तो अभी देखिए जीरो का तो हो जाएगा 2 और 5 एक जोड़ा, क्योंकि एक यहाँ पे है, 1 0 है तो 1 2 और 1 5 को लेना है। अब देखिए 14 को हम अगर ब्रेक करेंगे, 14 को तो 2 फिर 7 यानी 2 × 7। ठीक है, 2 × 7 × 2 × 5। अब इसको ब्रेक करेंगे, अगर हम अरेंज करेंगे तो 2 × 2 × 5 × 7 हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो 2 × 2 × 5 × 7, तो देखिए कहाँ पे मैच कर रहा है, 2 × 2 × 5 × 7 नहीं है इसमें, यहाँ पे देखिए 2 × 2 × 5 × 7। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। अब देखिए एक धनात्मक संख्या है, ठीक है, पॉजिटिव नंबर 6³ + 5 के रूप का है, 6³ + 5 के रूप का, ये दिया हुआ है 6³ + 5 के रूप का। तो यह संख्या निम्न में से क्या है, 6³ + 5, ध्यान दीजिएगा 6³ + 5, 6³ + 5। अगर हम यहाँ क्यू की जगह पे 0 रखें तो क्या हो जाएगा, 6 × 0 + 5, तो 0 + 5 कितना आ गया, 5 आएगा। अगर हम क्यू के जगह पे 1 रखें तो 6 × 1 + 5 कितना आ जाएगा, 11। अगर क्यू के जगह पे हम 2 रखें तब क्या आ जाएगा, 6 × 2 + 5, तो 6 2 12 5 17। इसका मतलब 5 11 17 ये सब क्या आ रहा है, ओड नंबर आ रहा है, विषम संख्या आ रहा है। ठीक है, तो यह एक क्या है, विषम संख्या का रूप है, तो इसका क्या हो जाएगा, विषम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विषम। ठीक है, आगे देखिए 5 + 2√3, 5 + 2√3 है, किस प्रकार की संख्या है। तो देखिए 5 क्या है, परिमेय संख्या है, और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या जोड़े चाहे घटाए, देखिए अगर हम बोलेंगे परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। जोड़ें या फिर घटाएं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या अगर जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो हमेशा हमको क्या मिलेगा, अपरिमेय ही मिलेगा। तो यहाँ देखिए परिमेय संख्या प्लस अपरिमेय संख्या क्या मिलेगा हमको, अपरिमेय संख्या। जोड़ें या घटाएं, ठीक है, हमेशा क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्या। अब देखिए दो धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए आपको यूक्लिड विभाजन देखिए एल्गोरिथम बताए थे, जो कि होता है a = bq + r। a क्या है, भाज्य, b क्या है, भाजक, q क्या है, भागफल, और r क्या है, शेषफल। तो इसके रूप का रहता है, ये क्या है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। तो a = bq + r आपको याद आना चाहिए, a = bq + r हम ये बता दिए थे। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसका हो जाएगा। एक बार फिर से रिमाइंड कर देते हैं, 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना है। तो 140 है, अगर कोई भी नंबर आ जाए, मेरा सपोज 140 ने 1400 दे दिया है, 1400 दे दिया, ठीक है, 1400 1400, ठीक है। अगर इसको आपको बोलेगा कि अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप 1400 लिख के ऐसे 1400 लिख के और इसको शुरू हो जाइएगा 700 फिर 2 से 350, इस तरह आपको नहीं करना है। आपको देखना है जीरो कितना है, जीरो यहाँ पे 2 0 है, इसका मतलब 2 बार 2 और 2 बार 5 तो आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। क्लियर है, बच गया क्या, 14 क्या होता है, 2 × 7। अब ये हो जाएगा इसका अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, इस तरह से आप इसको ब्रेक कर सकते हैं। सपोज कोई संख्या हम मान लेते हैं, देखिए जैसे हम मान लेते हैं 600 या फिर 600, सिर्फ 600,
ठीक है, 6000 है सपोज, 6000 को बोलेंगे अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के रूप में, यानी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में करने के लिए। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो कितना है 3, तो यानी 3 को 2 आएगा और 3 को 5 कन्फर्म आएगा। अब बच गया 6 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2 इंटू 3। अब इसको आप ब्रेक अरेंज करके लिखेंगे तो 2 को पहले ले लीजिए सबको, 1 यहाँ 2 3 4 यानी 4 टाइम्स 2 और फिर एक 3 और फिर 5 3 टाइम्स। तो इस तरह से आप शॉर्ट यानी कम टाइम में कर सकते हैं, यानी बहुत ही कम समय में आप अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में इसको लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड भी कुछ नहीं था, आपको सिर्फ ये नंबर को ध्यान देना है कि ये नंबर क्या है। अगर 6 + 4 रहता तब वो क्या रहता सम हो जाता, वो तब क्या होता सम, लेकिन यहाँ पे 5 है, इसका मतलब कोई भी संख्या में 5 ऐड करें, विषम संख्या में देखिए ये तो सम संख्या हो जाएगा, सम संख्या में इसको ऐड करेंगे क्या 5 को, तो क्या होगा विषम कर देगा उसको। तो यहाँ पे आपको इस नंबर को ध्यान देना है, सेकंड वाला को, वो क्या हो जाएगा विषम। और क्या इसमें कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जोड़ें या घटाएं हमेशा अपरिमेय मिलता है, और ये तो आपको पता होगा कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या होता है a = b³ + r। आगे देखते हैं आगे क्या है, आगे देखिए अब आगे क्या है 5th नंबर में, यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग, देखिए कोई भी बहुपद रहता है, इधर हम रफ कर लेते हैं, कोई भी बहुपद रहता है, ध्यान से देखिएगा, बहुपद किसके रूप का रहता है ax² + bx + c के रूप का रहता है। ठीक है, तो शून्यकों का योग, इसमें शून्यक क्या क्या आता है अल्फा और बीटा, शून्यकों का योग अल्फा + बीटा कितना है 3 है, और क्या बोल रहा है गुणनफल मतलब अल्फा × बीटा, यही शून्यक 2 होता है, गुणनफल कितना है -2 है। तो बोल रहा है कि द्विघात बहुपद क्या होगा, द्विघात बहुपद निकालना है। तो देखिए द्विघात बहुपद किसके रूप का हो जाएगा x² - अल्फा + बीटा x और प्लस अल्फा × बीटा, इसके रूप का हो जाएगा। अब देखिए x², तो x² यहाँ लिख देंगे, अल्फा + बीटा कितना 3 और x है तो x, अल्फा × बीटा कितना -2, तो प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ का इसका मान देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस स्टेप को हटा दें तो यहाँ क्या हो जाएगा -2, तब देखिए x² - 3x प्लस और माइनस क्या आ जाएगा -2। तो देखिए आया कि नहीं, ये आ गया क्या द्विघात बहुपद। अब इसको मैच कर लीजिए x² - 3x -2, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका सी। आगे देखिए 6 में क्या है कि यदि 6 में क्या है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया, ये ग्राफ है px के लिए बोल रहा है, किसके लिए ये आपको ध्यान देना है, किसके लिए बोल रहा है, यहाँ px के लिए बोल रहा है। तो x लाइन को जितना बार काटा है वही उसका शून्यकों की संख्या हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3 बार काटा है x लाइन को, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा, शून्यकों की संख्या, शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा 3। कब ये हो गया px के लिए, किसके लिए px के लिए। ठीक है, अगर हम py की बात करें y, तो py इसमें अगर बोलेगा इस जगह अगर जरा सा चेंज कर दे, x की जगह पे y कर दे, तो py के लिए शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगा, हमको तब y के लिए देखना पड़ेगा y यहाँ कितना बार काटा है, तो y को एक ही बार काटा है, तो y के लिए कितना हो जाएगा शून्यकों की संख्या 1। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा px3, तो ऑप्शन नंबर डी, शून्यकों की संख्या कितना 3, यानी 1 2 3 बार काट रहा है। आगे है 7 में बहुपद 4u² + 8u का शून्यक होगा। तो देखिए 4u² + 8u शून्यक बोल रहा है निकालने में, तो क्या कर देंगे इसको 0 के इक्वल कर देंगे। ठीक है, तो शून्यक निकालने के लिए क्या करेंगे 0 के इक्वल कर देंगे। अब क्या करेंगे, इस दोनों से कॉमन कुछ आ रहा है, 4u कॉमन आ रहा है, यहाँ बच जाएगा क्या सिर्फ u। देखिए 4u² को हम लिख सकते हैं 4 × u, जिसमें 4u बाहर आ गया, बच गया क्या u, और इसमें क्या 4 2 8 2 u तो बाहर चले गया = 0। अब एक बार क्या करेंगे 4u = 0 और एक बार u + 2 = 0, यहाँ पे आ जाएगा u = 0/4, तो कितना इसका मान 0, यहाँ आ जाएगा u = 0 - 2, कितना -2, तो u आ गया क्या क्या, पहला आ गया 0 और दूसरा -2, तो 0 और -2 क्या हो गया इसका शून्यक, 2 शून्यक निकल के आया क्या क्या 0 और -2, तो यहाँ 0 है यहाँ -2 है, इसका मतलब a और c दोनों होगा। तो ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है कि a c दोनों, तो डी हो जाएगा इसका, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है,
तो इसको आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं अब 8। अगर देखिए सपोज शून्यकों का योग 1/4 है, ठीक है, इस शून्यकों का योग दिया हुआ है और गुणनफल दिया हुआ है 1। अब अगर हमको पूछेगा कि इसका द्विघात बहुपद क्या होगा, तो इसमें भी क्या करेंगे, फॉर्मूला पर हम एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, अप्लाई कर देंगे क्या, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है 1/4 x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये क्या है 1। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया डिवाइड में 4। अब इसको किसके इक्वल करेंगे, 0 के इक्वल करेंगे। अब क्या इसका एलसीएम देखिए लेंगे तो क्या आ जाएगा 4। अब देखिए 1 यहाँ कुछ नहीं तो 1 4 जा 4, तो यहाँ 4x² माइनस 4 1 जा 4, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 और x मल्टीप्लाई में तो 1x यानी सिर्फ x। और देखिए यहाँ पे भी कुछ नहीं तो 1 4 जा 4, तो यहाँ पे 1 4 जा 4, इतना हो जाएगा इक्वल टू 0। अब देखिए 4x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0 इंटू 4, 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x² माइनस x प्लस 4 इक्वल टू 0। अगर आपको द्विघात बहुपद बोलेगा तब इसका ये भी हो जाएगा, ठीक है। अगर फ्रैक्शन में रहे कि दिया हुआ है बटे में, भिन्न में दिया हुआ है कि दो शून्यकों का योग और गुणनफल, तो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है। और अगर नहीं दिया हुआ है शॉर्ट में कर सकते हैं डायरेक्ट। अगर आपका फ्रैक्शन में नहीं आया, भिन्न में नहीं आया, बटे में नहीं आया, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से क्या बोल रहा है। देखिए आगे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 हो तो निम्न में से सही कथन को चुनें। तो ध्यान दीजिएगा, अगर a1 बाय a2, देखिए कोई भी दो रैखिक समीकरण है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, इसके रूप का रहता। अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2, देखिए a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 रहे, यानी बराबर नहीं रहे, तब क्या होता है, रेखाएं प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेद करती है। इसका जो हल होता है केवल एक हल होता है, केवल एक हल, यानी अद्वितीय हल होगा। क्या, अद्वितीय हल, ठीक है। और क्या कि इसका युग्म जो होता है, रेखा का युग्म क्या होता है, संगत युग्म, संगत युग्म। आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये होता है जब नॉट इक्वल टू। अगर इक्वल टू आ जाए a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2, यानी तीनों आपस में बराबर, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, संपाती है। क्या है, रेखाएं क्या है, संपाती है, यानी एक ही लाइन पे ओवरलैप, जैसे ये लाइन दिए तो उसी पे लाइन पे आ जाएगा। आप प्रतिच्छेदी मतलब क्रॉस बनाएगा, एक जगह कहीं बिंदु पे क्रॉस बनाएगा, ठीक है, तो संपाती है। और क्या, इसका जो हल होगा मतलब अनेक हल हो जाएगा, और परिमित रूप से अनेक हल, तो लिखेंगे अनेक हल होंगे। कितना हल होगा, बहुत हल, मतलब अपरिमित रूप से अनेक हल। और क्या, इसका युग्म जो होगा, इसका युग्म क्या युग्म रहेगा, संगत, ये भी क्या, संगत युग्म, संगत युग्म, ये आपको ध्यान में रखना है। और देखिए अगर a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 रहे, तब रेखाएं क्या रहता है, समांतर, समांतर है, रेखाएं क्या रहेगा, समांतर। और क्या, इसका हल कोई हल नहीं, जब रेखाएं समांतर है, जैसे ये लाइन दी है, दूसरा ये लाइन दी, ये कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगा, टच भी नहीं करेगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल नहीं है। इसका क्या होता है, कोई हल नहीं होता। और युग्म क्या बनाता है, असंगत युग्म बनाता है, असंगत युग्म, ठीक है। इतना आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए क्या बोल रहा है कि a1 बाय a2 इक्वल टू b1 बाय b2 इक्वल टू c1 बाय c2 है, इसका मतलब सब बराबर है, तो ये वाला कैसे हो जाएगा, संपाती। और इसका हल क्या, अनेक हल, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी, अनेक हल, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा, ठीक है। और द्वितीय हल किसका होगा, जब रेखाएं प्रतिच्छेद करती है
अद्वितीय हल, और कोई हल नहीं किसमें, जब रेखाएं समांतर रहती है। दो हल तो बनता ही नहीं है, कारण ही नहीं बनता उसका। आगे क्या है 9 नंबर में, देखिए कि अगर समीकरण 6x - 2y + 9 = 0 और 3x - y + 12 = 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं, अब इसको चेक करना है क्या ये इसके रूप का आता है या इसके रूप का आता है या इसके रूप का आता है। ठीक है, तो हम देखिए यहां पे कर देते हैं, इसको मिटाते हैं इधर, देखिएगा चेक कर लेंगे इसको। अगर हम a1 का बात करें तो 6 है, a1 कितना, a1/a2 निकाल लेंगे पहले, a1 6 और a2 3, b1/b2 कितना, इसका -2 b1 और इसका -1, इसको हम कटाएंगे तो 2/1 आ जाएगा, ये भी 2/1 है। c1/c2 ये क्या आ जाएगा, देखिए 9 प्लस का 9 और c2 12, तो ये 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। आपको क्लियर दिख रहा होगा 2/1 = 2/1 नॉट इक्वल टू क्या 3/4। इसका मतलब क्या है कि a1/a2 = b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, ये बराबर नहीं आया। तो जब ये होता है a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये वाला केस है, रेखाएं क्या है, समांतर है, रेखाएं क्या है, समांतर। तो इसमें देखिए संपाती है, समांतर है, प्रतिच्छेद है या लंबवत है, क्या हो जाएगा, समांतर है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि कब रेखाएं समांतर होता है, कब संगत युग्म बनता है, कब असंगत युग्म बनता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। आगे देखिए 10 नंबर क्या बोल रहा है, समीकरण युग्म x + y = 6 और x - y = 2 का हल है। तो देखिए अगर उसको हम सॉल्व करेंगे x + y = 6 और x - y = 2, तो जोड़ देंगे, ये कट जाएगा प्लस माइनस, और x + x 2x और 6 + 2 8, तो x का वैल्यू आ गया 8/2 यानी 4। तो x + y = 6, तो x 4 हो गया, प्लस y = 6, तो y कितना आ जाएगा 6 - 4 2, तो x आ गया 4 और y आ गया 2। पहले x का लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो 4 और 2 हो जाएगा, 4 और 2। देखिए 2 4 भी दिया हुआ है, तो पहले x का होता है फिर y का होता है, तो पहले x का मान लिखना, x का 4 आया, y का 2 आया, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। अब द्विघात समीकरण हमको देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है। अगर यहाँ x से x को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा, हो जाएगा ना। इधर एक और x² है, देखिएगा यहाँ x² हो जाएगा, फिर -3x, इधर x² -7 पहले से था। अब देखिए ये तो कैंसिल हो जाएगा, x² वाला टर्म गया, तो जब x² वाला टर्म नहीं रहा तो द्विघात समीकरण हुआ नहीं हुआ, ये भी फेल हो गया। अब देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे भी x² आएगा, जब a² + b² + 2ab के रूप में जाएगा, तो यहाँ भी x² आएगा, यहाँ भी x² पहले से विराजमान है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपस में दोनों कट जाएगा, ये भी फेल हो गया। ये देखिए x² यहाँ x - 2 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a - b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो a² यहाँ भी आएगा -2ab + b², तो यहाँ भी x² आएगा, तो x² और यहाँ भी x², ये भी कैंसिल यानी फेल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब x² + 2ab यानी 2x + b², तो b² हुआ 1 आ गया, और यहाँ 2x - 3, यहाँ तो x² नहीं आया। अब देखिए यहाँ पे x² रह गया कि नहीं रह गया, मेरा 2x कैंसिल हो गया, तो क्या हो जाएगा x² + 1 आई 3 अपोजिट साइड जाएगा, +3 = 0, x² + 4 = 0, यानी ये मेरा तीसरा आ जाएगा द्विघात समीकरण का रूप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x² मेरा टर्म रह गया है। ठीक है, आगे देखते हैं कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 = 0 के मूलों की प्रकृति निकालना। तो देखिए कोई भी द्विघात समीकरण मेरा किसके रूप का रहता है, ax² + bx + c = 0 इसके रूप का रहता है। इसका अगर हम d की बात करें, d जो होता है क्या होता है, b² - 4ac, d को क्या बोलते हैं, विविक्तिकर बोलते हैं, विविक्तकर। ठीक है, डिटरमिनेंट्स, डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट,
ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डिस्क्रिमिनांट, इसलिए इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए अगर डी का मान 0 से बड़ा, पहले बड़ा वाला ले लेते हैं। देखिए डी का मान अगर 0 से बड़ा आए तो क्या होता है, उसका हल जो होगा, उसका हल क्या होगा, दो, इसको याद रखिएगा, दो असमान वास्तविक मूल, दो असमान वास्तविक मूल प्राप्त होगा। मतलब क्या, बराबर नहीं, ठीक है, भिन्न, यहां पे आप भिन्न भी लिख सकते हैं, भिन्न भिन्न, ठीक है। अगर d का मान 0 आ जाए, इसका मतलब दो समान मूल, समान का मतलब बराबर, दो बराबर वास्तविक मूल, दो बराबर वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए तब क्या होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा, ठीक है। तो d का मान जब 0 से छोटा आए तब, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए यहां पे क्या है कि द्विघात समीकरण x² + x - 1 के मूलों की प्रकृति होगी। अब हमको इसमें क्या निकालना है, d निकालना है, तो इधर निकाल लेते हैं। आपको दिख रहा होगा, क्लियर, ठीक है। देखिए इसमें d निकालना है, x² + x - 1 = 0। तो a क्या आ जाएगा इसमें, 1, x² का गुणांक, b x का गुणांक 1, c कितना -1 अचर पद। d निकालेंगे, क्या होता है, b² - 4ac, तो b², 1 का स्क्वायर - 4, a का मान 1, c -1, तो आ गया 1 माइनस, अब माइनस माइनस प्लस 4, 5 आ गया। d का मान कितना आ गया, 5, यानी 0 से बड़ा हो गया ही। d का मान क्या हुआ, 0 से बड़ा। तो जब d का मान 0 से बड़ा रहे तो दो असमान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। असमान मतलब बराबर नहीं, देखिए आपको क्लियर दिख रहा होगा, दो असमान वास्तविक मूल, असमान मतलब बराबर नहीं। तो ऑप्शन देखिए क्या है, वास्तविक तथा असमान, वास्तविक तथा समान, वास्तविक नहीं और समान। तो क्या हो गया, दो असमान वास्तविक मूल मिलेगा, मतलब भिन्न भिन्न। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। क्लियर है। आगे देखिए ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, भिन्न मतलब अलग अलग, तो वही दो असमान वास्तविक मूल, या भिन्न भिन्न भी हम लिख दिए यहाँ पे, ठीक है, भिन्न भिन्न भी लिख दिए हैं। d का मान अगर 0 से बड़ा रहे तब क्या होता है, दो भिन्न भिन्न मिलता है, भिन्न भिन्न। अगर d बराबर 0 रहे तो दो बराबर मिलेगा, बराबर वास्तविक मूल। अगर d का मान 0 से छोटा रहे तब क्या होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल नहीं है, ठीक है। अब आपको क्लियर दिख रहा होगा। तो देखिए यहां पे क्या हो गया कि ax² + bx + c = 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे। भिन्न कब होता है, जब d का मान 0 से बड़ा होता है। तो d क्या है यहाँ पे, विविक्तिकर है, जो कि d का मान होता है b² - 4ac, d का मान होता है b² - 4ac। तो b² - 4ac क्या होगा, जब 0 से बड़ा रहे। तो 0 से बड़ा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पर है ऑप्शन सी, b² - 4ac 0 से बड़ा रहे तब क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक मूल हमको प्राप्त होता है। आगे द्विघात समीकरण x² - x + 3 = 0 का विविक्तिकर है। विविक्तिकर क्या, वही हमको d निकालना है, डिस्क्रिमिनांट। तो d निकालने के लिए क्या करेंगे, b² - 4ac करेंगे, किसमें, 14 नंबर में। तो इसको भी कर लेते हैं, देखते हैं क्या आ रहा है। चलिए देखिए इसमें d निकालेंगे, d क्या आ जाएगा, x² का गुना, पहले b² - 4ac, ये फॉर्मूला लिख देते हैं। b², अगर हम b का बात करें इसमें तो x का गुणांक -1, तो -1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4ac, 4, a का मान कितना, x² का गुणांक 1, 80, 3 औचर पद। तो यहाँ आ जाएगा 1 -1 का स्क्वायर, 1 -4 3 = 12, तो -11 आ जाएगा इसका क्या, डिस्क्रिमिनांट यानी विविक्तकर। विविक्तकर क्या आ गया, -11, ऑप्शन डी, ठीक है। इस तरह से आप इसको
बना सकते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। क्या, जब d 0 से बड़ा रहे, d का मान 0 से बड़ा रहे तो दो असमान मूल प्राप्त होते हैं, मतलब बराबर नहीं, दो भिन्न भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होते हैं। अगर d का मान 0 के इक्वल रहे तो दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, दो बराबर या समान, दो समान वास्तविक मूल प्राप्त होंगे। अगर d का मान 0 से छोटा आ जाए, d का मान 0 से छोटा आ जाए तो कोई मूल ही प्राप्त नहीं होगा, कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, कोई वास्तविक मूल प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, आगे देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे आगे 14 के बाद 15। आगे देखिए, प्रथम पद a तथा सार्वंतर d वाले AP का nवां पद। तो देखिए nवां पद क्या होता है, nवां पद अगर a प्रथम पद रहे, a क्या प्रथम पद और d क्या सार्वंतर रहे, सार्वंतर, तब an मेरा क्या निकलता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये कि nवां पद निकलता है। तो n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी फॉर्मूला होता है। तो ऑप्शन नंबर डी से मैच कर रहा है। आगे देखिए AP 10 7 4, तो 10 है, 7 है, 4 है, इस तरह चलते गया का 30वां पद, यानी n का मान 30, 30वां पद क्या होगा, तो d निकाल लेंगे, d क्या a2 माइनस a, यानी 7 सेकेंड टर्म और माइनस 10, तो कितना आ जाएगा 7 माइनस 10 माइनस 3। a पता है कितना 10 प्रथम पद, हमको निकालना क्या है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कौन सा टर्म निकालना है हमको 30वां पद, तो a 30 निकालना है, a कितना 10 प्लस n का मान कितना 30, 30वां पद माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है माइनस का 3, ठीक है, जो कि यहाँ पे है d कितना है माइनस का 3। अब देखिए 10 प्लस यहाँ 29 इंटू माइनस का 3, तो 10 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 9 3 जा 27, फिर 2, अब 10 में से 87 माइनस होगा तो माइनस 77। ऑप्शन कहाँ मिल रहा है, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे देखिए AP 3 8 13 18, तो 3 8, देखिए इसको मिटा देते हैं, आपको क्लियर दिख जाएगा। देखिए AP क्या है 3 8 13 18, इस तरह करके A हो गया 3 प्रथम पद, D निकालने के लिए A2 माइनस A, यानी 8 माइनस 3 हो जाएगा कितना 5। बोल रहा है कौन सा पद 78 है, यानी पद हमको पता नहीं है लेकिन 78 है ये पता है, तो an यानी दिया हुआ है कितना 78, n का मान हमसे पूछा है। ठीक है, तो an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an कितना है 78, a 3, n का मान नहीं पता है, d तो पता है 5, 78, देखिए 78 3 प्लस में अपोजिट साइड जाएगा माइनस में 3, अब 5 देखिए n माइनस 1 इंटू 5, अब यहाँ क्या आ जाएगा 75 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5, तो 75 5 यहाँ मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाएगा डिवाइड में हो जाएगा n माइनस 1 कितना टाइम्स में 15 टाइम्स में, तो 15 इक्वल टू n माइनस 1, तो n का मान कितना आ गया 15 और माइनस 1 अपोजिट साइड जाएगा प्लस 1, तो 15 प्लस 1, तो n निकल के आ गया 16, यानी 16वां पद क्या होगा 78 होगा, ऑप्शन बी। ठीक है, तो आपको फार्मूला याद रहना चाहिए किसका AP का, कि an बराबर देखिए कहाँ यहाँ पर है, an बराबर क्या होता है SN बराबर क्या होता है, ये सब आपको याद रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं अब 17 के बाद 18 क्या है, आगे है 18 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। देखिए दो त्रिभुज मेरा समरूप है, सपोज ABC और PQR ये समरूप है, तो इसके संगत भुजाएं, संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं, मतलब A नीचे लिख देते हैं हम AB बटे क्या हो जाएगा PQ, BC बटे QR और AC बटे PR। संगत भुजाएं क्या होते हैं समानुपाती होते हैं। संगत कोण की बात करें, संगत कोण मेरा बराबर होगा, कोण A इक्वल टू कोण P, कोण B इक्वल टू कोण
क्यू कौन सी इक्वल टू कौन आर। संगत कौन बराबर, समरूप त्रिभुजों के संगत कौन बराबर होते हैं और संगत भुजाएं क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। तो समानुपाती ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। ठीक है, संगत भुजा क्या समानुपाती होती है। आगे क्या, दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में है। देखिए सपोज यही दोनों त्रिभुज है, इसके भुजाओं का अनुपात ये 4 है तो ये 9 है। ठीक है, 4:9 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात। तो देखिए अगर एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी और एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इसकी बात करें, यानी दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये प्रमेय 6.6 में हम सिद्ध कर दिए। तो देखिए इसके संगत भुजाएं मतलब ए बी बटे पी क्यू इसके अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये हो जाएगा ए बी कितना 4, ये 9, इसका स्क्वायर तो 4 का स्क्वायर 16 और 9 का स्क्वायर 81 और 16:81 यानी 16:81 आ जाएगा। 16:81 81:16 है, मतलब 81:16 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले 4 है तो 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81। फटाक से मार देना आपको। अगर हम बोलेंगे 2:3 का है तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। इस रेशियो में आ जाएगा उसका क्या, क्षेत्रफलों का अनुपात। अगर हम बोलेंगे कि 6:9 का है, ये भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है, तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा, तो ये क्या आ जाएगा 36:81। ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या करना है, बस आपको स्क्वायर कर देना है दोनों के संख्याओं का, दोनों संख्याओं का क्या कर देना है स्क्वायर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका डी। आगे है त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर। सबसे बड़ी भुजा क्या है ए सी। तो एक बनाते हैं हम त्रिभुज ए बी सी। ए सी बड़ी भुजा हो गया, ये 12 सेंटीमीटर, बी सी कितना 6 सेंटीमीटर और ये 6√3 सेंटीमीटर मान लेते हैं। अब बी हमको निकालना है कि बी क्या आने वाला है। तो इसमें अगर हम पाइथागोरस लगाते हैं जो कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर तो 12 का स्क्वायर, ए बी 6√3 का स्क्वायर प्लस बी सी 6 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 144। 6√3 का स्क्वायर ध्यान दीजिएगा, 6√3 इंटू 6√3 तो 6 जा 36 और रूट क्या हो जाएगा 3 जा 9 तो 36 इंटू √9 का वैल्यू 3। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना 108। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 108 प्लस 36। तो देखिए 144 इधर भी आ गया, इधर भी 144 आ गया। इसका मतलब ये कर्ण का स्क्वायर पाइथागोरस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या है कि 90 डिग्री है, तब नहीं ये पाइथागोरस पे काम कर गया। 144 बराबर 144 आ गया। तो इसका क्या हो जाएगा कोण बी 90 डिग्री का हो जाएगा। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर हम बोले सपोज ये नहीं है, यहाँ पे ये इधर फैल गया है, तब तो ये भुजा क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। 6√3 इधर आ गया, तब ये भुजा क्या हो जाएगा लंबा हो जाएगा, बड़ा ज्यादा हो जाएगा। कर्ण का वैल्यू क्या हो जाएगा ज्यादा। तो जब ये ज्यादा हो जाएगा तो इसका भी मान ज्यादा होगा कि नहीं। जब इससे इसका मान ज्यादा हो जाए, किसके पहले वाला का मान यानी कर्ण का स्क्वायर ये दोनों के स्क्वायर से ज्यादा हो जाए, इसका मतलब वो 90 डिग्री से ज्यादा कोण बन रहा है। ठीक है, 120 बन रहा है, 130 बन रहा है, 100 बन रहा है। जब ज्यादा हो जाए कर्ण का स्क्वायर और जब ये दोनों का स्क्वायर ज्यादा हो जाए, ये छोटा हो जाए, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण का स्क्वायर इस दोनों के योग से बड़ा हो जाए, ठीक है, दोनों के योग से बड़ा हो जाए, तब क्या होगा कि 90 डिग्री से वो ज्यादा कोण बना रहा है। 90 डिग्री से क्या बन रहा है ज्यादा बन रहा है। अगर दोनों के योग से कर्ण स्क्वायर छोटा हो जाए, दोनों के योग से लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर के योग से छोटा हो जाए कर्ण स्क्वायर, तब क्या होगा कि 90 डिग्री से वो छोटा है। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब बराबर जब आ गया ये 140 तो इसका मतलब क्या है यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। क्लियर है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे
21 से भी सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 21 से। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। थैंक यू।